हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट के पार्ट 3 और फाइनल पार्ट की ओर। जैसा कि हमने पहले वीडियो में यह देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर एस्टेब्लिश होती है और वह किस प्रकार से इंडियंस को लॉस पहुँचाती है केवल अपने प्रॉफिट के लिए। हालांकि 15 लाख डेथ के बाद भी उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह येन केन अलग अलग प्रकार लॉज अर्थात नियमों का निर्माण करके और भारतीयों को प्रताड़ित करके अपना फ़ायदा कमाती है। सेकंड पार्ट में हमने राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा और उसके पश्चात किस प्रकार से राजा राममोहन राय ने सोशल रिफॉर्म्स के द्वारा इंडियंस को जागृत करने का प्रयास किया और उस दौरान भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय रिफॉर्म्स को नहीं मान करके उनके सारे कार्यों को जुटला करके केवल अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों का शोषण कर रही थी। ये हमने पढ़ा। अब थर्ड और फाइनल पार्ट में हम आगे की इवेंट की ओर देखेंगे। तो चलिए आइए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट पार्ट 3। नेक्स्ट पिक्टोरियल स्क्रीन हमें डिससेटिस्फैक्शंस के बारे में बताती है जो 1835 से 1856 तक चले। डिससेटिस्फैक्शन का मतलब असंतुष्टता होती है। उस समय किस प्रकार से असंतुष्ट लोग आगे आए, देखिए। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। उस समय भारत में भारतीय शिक्षा संस्कृत और पारसी भाषा में दी जाती थी। 1835 में एक अंग्रेज विद्वान मैकॉले ने एक परिवर्तन सुझाया। आप याद कीजिए प्यारे भैया बहनों, मैकॉले ही वो व्यक्ति था जिन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति को पूरी तरह से खत्म करने का सुझाव दिया और उन्होंने एक विदेशी भाषा को हमारे ऊपर थोप करके हमें मानसिक रूप से आध्यात्मिक रूप से गुलाम बनाने की तरकीब अंग्रेज़ों को बताई। और वो कह रहे थे वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें यहाँ के निवासियों को, नेटिव का मतलब जो वहाँ निवास करते हैं, वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें उन्हें अंग्रेजी भाषा के द्वारा ही शिक्षा देनी चाहिए। और इस बात को उनके अधिकारियों ने भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा आई एग्री, ठीक। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom the British gave PT jobs under them। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को शिक्षित करने की बजाय अंग्रेजी शिक्षा के कारण क्लर्कों का जन्म हुआ। अंग्रेजी शिक्षा ने क्लर्कों को जन्म दिया। क्लर्क जो हम लोग देखते हैं ऑफिस में काम करने वाले बाबू लोग जैसे होते हैं, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने नीचे नौकरी पर रखा। द ब्रिटिश गिव PT जॉब्स अंडर देम। अपने नीचे नौकरी पर रखा यानी उनको ऊंचे पोस्ट पर नहीं रखा। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अंग्रेजों ने यह अपने फ़ायदे के लिए किया था, लेकिन भाग्यवश, इंसिडेंटली भाग्यवश, इसने बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दे दिया। क्योंकि शिक्षा कैसी भी हो, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ज्ञान भारतीयों को भी होने लगा। देखिए यहाँ पे कुछ इंटेलेक्चुअल्स बैठ के बात कर रहे हैं। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना ही होगा। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस। और उनकी भौतिक स्थिति को भी सुधारना होगा। देखिए जब पढ़े लिखे लोग थे तो इस प्रकार की बातें करने लगे। फॉर डेट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके लिए हमें अपनी शिकायत को ब्रिटिश संसद को भेजना चाहिए। हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना चाहिए। बिकॉज वी ऑल आर इंटेलेक्चुअल्स। इस प्रकार की शिक्षापूर्ण बातें आपस में बैठ के भारतीय करने लगे कि हमें केवल खुद को ही एजुकेट नहीं होना है, हमें पूरे समाज को एजुकेट करना है और हमें उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। और ये सारी बातें बिना झगड़े के संसद भवन में भी करवा सकते हैं। हम ये सारी बातें हमें ब्रिटिश संसद को पहुंचानी चाहिए। By 1856 the British had conquered the whole of India। और तभी तक 1856 तक अंग्रेज़ों ने लगभग सारे भारत पर कब्जा कर लिया। देखिए आप, ये एक मैप दिया गया है जिसमें इंडिया का जो मैप 1856 के टाइम का है, यह
येलो कलर पीला रंग भारतीय स्टेट्स को बता रहा है और रेड कलर ब्रिटिश स्टेट को बता रहा है। 1856 यानी कि 1856 तक ब्रिटिशर्स ने ओवरकम कर लिया था। कंकर्ड का मतलब है विजय प्राप्त कर ली थी लगभग पूरे भारत पर। एंड एट दैट टाइम दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। और जब उनका लगभग पूरे भारत पर कब्जा हो चुका था तो उन्होंने भारतीयों की ज़रूरतों का थोड़ा भी ख्याल नहीं रखा। केयर का मतलब होता है ख्याल करना, नीड्स ऑफ इंडियन भारतीयों की ज़रूरतों का। और देखिए किस प्रकार से सभी इंडियंस आपस में बातचीत कर रहे हैं। किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। हमारे राजा उनके हाथों की कठपुतली बन गए हैं और हमारी पुरानी नौकरियां भी छिन गई हैं। क्योंकि सभी लोगों की जॉब्स जा रही थी तो वो बहुत ही असंतुष्ट थे, डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और आपस की बातें देखिए, एंड लैंड्स, और केवल जॉब्स ही नहीं, हमारी ज़मीनें भी जा रही हैं। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स। ये एक और बड़ी समस्या थी इंडियंस के सामने कि वे हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे। वो हिंदू सोसाइटी के लोगों को क्रिश्चियंस बनाने का कार्य कर रहे थे। सेवा दिखा करके, शिक्षा दिखा करके वह हमारे भारतीयों के धर्म को बदल रहे थे। द ओनली टॉक डूज यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। लेकिन कुछ लोग केवल बातें नहीं कर रहे थे, कुछ लोग उन कामों को केवल देख नहीं रहे थे, वह उसका प्रतिकार करना चाह रहे थे। देखिए एक बोल रहे हैं, यू ओनली टॉक आई डू समथिंग, मैं अवश्य करूँगा कुछ, टू ड्राइव देम आउट, तुम केवल बातें करते हो, मैं उन्हें निकालने के लिए कुछ अवश्य करूँगा। नेक्स्ट पिक्टोरियल स्क्रीन की हेडलाइन है द स्पार्क्स 1855 टू 1857। स्पार्क्स अर्थात चिंगारी। किस प्रकार से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है, वो चिंगारी कौन सी थी, उस चिंगारी के बारे में लिखा हुआ है। Taxes continued to ruin the peasants. In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. लगान ने किसानों को लगातार बर्बाद कर दिया। जो टैक्सेस लगाए जा रहे थे उससे किसान कंटिन्यूसली रुइन होते रहे, अर्थात बर्बाद होते रहे। और बंगाल में वे किसान जिन्हें संताल्स कहा गया है, जिन्होंने नए भूमि नियमों के अनुसार अपनी ज़मीनें ही खो दी, वो तो व्याकुल हो उठे, डिस्परेट, व्याकुल हो उठे। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैस्कैट यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। और उन्होंने इतना विद्रोह किया 1855 में उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया और उन्होंने मस्कैर यानी बहुत सारे यूरोपियंस और उनके समर्थकों को मार ही डाला। वो विद्रोही स्वभाव के हो गए। किसान अपने ऊपर हुए अत्याचारों से थक चुके थे। ये 1857 में एक चिंगारी का कार्य कर रहा था। डिसकॉन्टेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। और यह असंतुष्टता केवल भारतीय नागरिकों में ही नहीं, अब धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भी होने लगी थी। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। यह गोरे सिपाहियों को ज़्यादा पगार और बड़े घर और नौकर मिल रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी बड़े बड़े मतभेद उभर आए थे और वो आपस में सोचते थे कि गोरे सिपाहियों को, गोरे का तात्पर्य जो ब्रिटिशर्स थे, एंड स्लो प्रमोशंस, जबकि हमें अल्प वेतन और धीमी तरक्की मिलती है। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आर रिलीजन, हु इज़ द टोपी वाला टू एबॉलिश आर एज ओल्ड कस्टम्स। और आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज हमें समुद्र पार जाने को कहते हैं, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। ये टोपी वाला कौन होता है? हमारे सदियों पुराने रिवाजों को बदलने वाला। भारतीय अपने धर्म के पक्के थे। और आप देखिए 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख सूत्रधार किस प्रकार से धर्म बना, क्योंकि उन्हें समुद्र पार जाने के लिए कहा जाता। इससे भी भारतीय सैनिक जो थे वो थोड़े विद्रोही स्वभाव वाले हो उठे और उन्हीं स्वभावों में सिपाही मंगल पांडे भी थे। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द
एडजंट ऑफ हिज रेजिमेंट। सिपाही मंगल पांडे जो थे अटैक्ड द एडजंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है उन्हें फांसी दे दी गई। सिपाही मंगल पांडे ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले अटैक किया अपने एडजंट पर, जो कि उनकी रेजिमेंट, उनकी सैनिक टुकड़ी के सिपह सालार थे, जांबाज जिन्हें हम लोग कैप्टन कहते हैं। उनके ऊपर जब हमला किया तो उनकी रेजिमेंट ने, उनकी गवर्नमेंट ने उनको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी दे देना। और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी थी। नेक्स्ट पिक्टोरियल स्क्रीन हमें समझा रही है, थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स। हजारों अन्य सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया, उन्हें नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया, उन्हें अपमानित किया गया और यहाँ तक कि उन्हें जेल तक में भी डाल दिया गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। केवल कुछ अंग्रेज ही भारतीय परंपराओं और लोगों के दिमाग को समझ सकते थे, अतः वे कुछ न कुछ तो गलतियां कर ही गए। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs। हे ब्राह्मण सिपाही, देखिए हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को जिस समय पूज्य माना जाता था, वो गायों की पूजा करना उन्होंने पूरे समाज को सिखाया। और वो बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण सिपाही, क्या तुम जानते हो जिस कारतूस की ग्रीस को तुम्हें मुंह से काटना होता है वह गाय और सूअर की चर्बी से बना होता है। क्योंकि ज़्यादातर ब्राह्मण शाकाहारी थे, ज़्यादातर क्या लगभग सभी ब्राह्मण शाकाहारी थे, तो उन्हें यह बताया गया, उन्हें जब ये मालूम पड़ा कि सारे कारतूस जो ब्राह्मण सिपाही थे वो अपने मुंह से उस कारतूस को, उस गोली को खोलते थे और उसमें जो चर्बी लगी थी वो गाय और सूअर के मांस की थी। वट बौचक्के से रह गए सारे ब्राह्मण सिपाही। द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड मी टू। और इसी प्रकार से मुस्लिम लोगों को भी सूअर की चर्बी वाला कारतूस देने से उनको लगा कि अंग्रेजों ने हमें भी डिसीव अर्थात धोखा दिया है। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. और उसके पश्चात अलग अलग योजनाओं से अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए गुप्त रूप से अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाई गई। जैसे कि जल्दी एक गांव से दूसरे गांव में रोटियां भेजी गई। रोटियों पर सारी गुप्त बातें लिखी होती थी और यह बताने के लिए कि उसके राजा को उनकी सेवा की ज़रूरत है। और एक दूसरे गांव वाले जब आपस में मिलते तो वो यही बोलते, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। हाँ, मेरे सभी गांव वाले तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। इसी प्रकार से भारतीय सैनिक जो थे, जो कि ब्रिटिश आर्मी में नौकरी कर रहे थे, उनके बीच में कमल के फूलों को प्रतीक चिन्ह के रूप में, क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में भेजा गया। डेथ टू द फॉरेनर्स, जो कि ये बोलते थे अंग्रेजों की मौत का संदेश लेके आया है यह कमल का फूल। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। अंग्रेजों ने उनको भी धोखा दिया और तो सारे भारतीय सैनिक भी देशभक्तों के साथ हो गए, वो भी देशभक्त बन गए। जनता ने देशभक्तों की मदद की और उन्होंने ही देशभक्तों को आसरा भी दिया। नेक्स्ट पिक्टोरियल स्क्रीन हमें रिवोल्ट लिख करके बताती है। रिवोल्ट का तात्पर्य क्रांति से है, जो कि 1857 में शुरू हो चुकी थी, 1857। देन देर वॉज ए वॉयलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। और ठीक इसके पश्चात मेरठ की छावनी में हिंसक घटनाएं होने लगी। सभी सैनिकों ने अंग्रेज सेनापतियों का, अंग्रेज कमांडर्स का विरोध किया और बहुत अधिक ही हिंसक घटनाएं वहीं पर संपन्न हुई। अब सभी सैनिकों को अपने लिए एक राजा की तलाश थी और उन्होंने उसे दिल्ली में माना। बहादुर शाह जफ़र, जो कि उस समय अंतिम मुग़ल सुल्तान थे, उनको उन्होंने अपना राजा मान करके दिल्ली की ओर कूच किया। द सिपाहीज मार्च्ड इन टू दिल्ली। सभी सिपाही जहाँ पर भी विद्रोह हुआ पूरे भारतवर्ष से दिल्ली की ओर आने लगे
और देखिए यह पिक्टोरियल स्क्रीन समझाती है, लॉन्ग लिव आर एम्परर, महाराज की जय हो, बहादुर शाह, और उनका नाम लिखा है बहादुर शाह। बहादुर शाह जफ़र हमारे महाराज हैं और वह सदैव विजयी हों, वह हमेशा अमर रहें। हम उन्हीं के सानिध्य में, हम उन्हीं के अंतर्गत सभी युद्ध लड़ने वाले हैं। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और जो विद्रोही थे वो यहाँ वहाँ सभी जगह अपना प्रभाव फैलाने लगे, वह पूरे भारतवर्ष में घूम करके क्रांति की अलग जगाने लगे। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़, और उसी समय उसी दौरान बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जो थे, जो ज़मींदार थे, जो ज़मीनों के मालिक थे, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के कारण अपनी सारी ज़मीनें गंवा दी थी। उनकी पॉलिसीज़ के कारण, उनकी नीतियों के कारण वो अपनी ज़मीनों को गंवा चुके थे। एंड दे वर सॉर, और वो भी उनसे नाराज़ चल रहे थे, और क्रांति के दूत वहाँ पे भी पहुँचे। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, गोरे लोगों का शासन अवश्य समाप्त होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, और वह जमींदार भी उन सैनिकों की सहायता करने के लिए, उन क्रांतिकारियों की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। नेक्स्ट स्क्रीन हमें बताती है एक पिक्चर के साथ में, जो कि बेगम हज़रत महल की फ़ोटो है। बेगम हज़रत महल, एट दैट टाइम शी वॉज द रूलर ऑफ लखनऊ। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ व बीटर, और केवल जमींदार ही नहीं, बहुत सारे इंडियन रूलर भी अंग्रेज़ों से नाराज़ चल रहे थे। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, गोरे लोगों ने हमारा पूरा साम्राज्य हमसे छीन लिया है। बेगम हज़रत महल के साथ ही बहुत सारे पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला, जो कि फैज़ाबाद से थे, वह भी लोगों को जागृत करने लगे। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, वह जगह जगह लोगों को इकट्ठा करके उन्हें समझाते, राइज ब्रदर्स राइज, उठो मेरे प्यारे भाइयों उठो, द अंग्रेज इज़ रूइनिंग आवर लैंड, अंग्रेज़ों ने हमारी ज़मीन को बर्बाद कर दिया है। और इधर नॉर्थ इंडिया में अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को समझाया कि, उन्होंने बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आ लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें नाना साहब पेशवा को हमारा लीडर बनाना चाहिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस दौर में। द पेट्रोइट्स पॉन्स्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और जो पेट्रोइट्स थे अर्थात देशभक्त थे, पॉन्स्ड अपॉन, उन्होंने जैसे झपट्टा मारते एक साथ अटैक किया, अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, और ये जो उत्तर भारत का इलाका था, यहाँ पे इन्होंने एक साथ सभी जगह पर मिलके क्रांतिकारियों के साथ एकजुट होकर के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। उसी दौर के 80 वर्षीय महाराजा कुंवर सिंह, देखिए इनकी पिक्चर के साथ में ये चैप्टर एंड होता है। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, उनकी कलाई में अंग्रेज़ों से लड़ाई करते समय एक गोली लगती है। वह देशभक्ति का प्रमाण देते हुए, क्योंकि देश के लिए लड़ना आवश्यक है, वह अपने हाथ को काट करके गंगा में प्रवाहित करते हैं। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और वह अपनी कलाई को ही गंगा माँ को प्रवाहित कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इस दर्द को सहन करके देश के लिए लड़ना है। और इस प्रकार से सारे पेट्रोइट जो नॉर्थ इंडिया में थे, और अधिकांश भाग उनका साउथ इंडिया में भी था, सदर्न इंडिया में भी था, उन्होंने मिलके इस प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया। तो प्यारे भैया बहनों, हमने इस पूरे चैप्टर में ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट यानी कि अतीत की झलक में हमने अपने देशभक्तों को, अपने देशवासियों को याद किया, उन्हें नमन करने का मौका प्राप्त किया, जिनके कारण से आज हम इस आज़ादी के सुख का उपभोग कर रहे हैं। आज हमको इस चैप्टर को पढ़ के यह सोचना चाहिए, यह आज़ादी बहुत कीमती है, हमें इसका मान रखना चाहिए। थैंक यू।